हेलो फ्यूचर डॉक्टर, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी बच्चों। तो बच्चों आज आपके सामने SBTS स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर 6 उसका पेपर डिस्कशन सोल्यूशन लेके आए हैं। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो बच्चों SBTS का जो नंबर 6 टेस्ट है उसका टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छे से तैयार हुआ होगा। चलिए हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं और 3 चैप्टर को अपने हाथ में कवर करते हैं और इसकी कमांड को क्लियर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है 101 मैचिंग का क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर की कैटेगरीज पूछी गई हैं। तो बेटा अगर देखा जाए तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में मेनली आते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। इनहिबिटर में आता है ABA, लेकिन जो इथाइलिन है गैसियस वो दोनों कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर उसको वाइडली देखा जाए, अगर एक में रखना हो तो इनहिबिटर में रख सकते हैं। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन यानी 1, 2, 4 ए से मैच कर जाएगा। तो 1, 2, 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आ जाएगा ABA। अब बचा जो आपका अगला PGR जो गैसियस है इथाइलिन। तो बेटा ये इथाइलिन कैटेगरी में आता है दोनों में, यानी प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। लेकिन सर अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में से तो आप किसको प्रेफर करिएगा? इनहिबिटर। लैंग्वेज आता है लार्जली, यानी ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में इसका वर्क इनहिबिटर वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो बेटा 102 में पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो बेटा याद कर लीजिएगा IAA और IBA इंडॉल कंपाउंड, ये बेटा नेचुरल है, यानी इसको हम लोग कहाँ से निकाले हैं? प्लांट से। और जो ना और 2,4-D है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी में आता है। और बेटा जो जियाटिन है ये आता है बेटा नेचुरल साइटोकाइनिन, और ये निकाला जाता है कॉर्न कर्नल से। तो पूछा है नेचुरल ऑक्सिन, तो नेचुरल ऑक्सिन तो दिया ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, नन ऑफ दीज। 2,4-D जो सिंथेटिक ऑक्सिन है ये बेटा VD साइड के रूप में यूज किया जाता है और डाइकॉट, D से डाइकॉट को किल करता है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 मैचिंग का क्वेश्चन है। काइनेटिन, ABA, IBA, NAA। तो अभी हम लोगों ने किया था IBA क्या होता है? नेचुरल ऑक्सिन। तो C की मैचिंग हो गई 4 से, 2 ऑप्शन में C है। अब इसके बाद D कर लीजिए मैच। D है ना, ये होता है बेटा सिंथेटिक ऑक्सिन, तो D की मैचिंग 2 के साथ हो गई, तो C4D2 आंसर हो जाएगा फोर्थ। काइनेटिन, काइनेटिन N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। ये जो बेटा काइनेटिन था ये प्लांट में जब ढूंढा गया तो नेचुरली नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? एडेनिन डेरिवेटिव है, प्लांट में नेचुरली नहीं मिला। नेचुरली कौन मिला था? जियाटिन। ABA को हम लोग एक और नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जब भी प्लांट को कोई स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो प्लांट बचाने के लिए अपने आप को निकालता है ABA। तो मैचिंग हो गई बेटा, आंसर आ गया बेटा आपका फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन। जितने भी आपके रिजर्व वॉल्यूम है उसको जोड़ दीजिए टाइडल वॉल्यूम से। तो देखिए रिजर्व वॉल्यूम चला गया, तो बचा क्या? फोर्थ, IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। और जितने भी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस बचा हुआ वॉल्यूम, जिसमें वाइटल कैपेसिटी में आता है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV। ठीक है ना। अब बेटा इसका लैंग्वेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी का। तो वाइटल कैपेसिटी का लैंग्वेज अगर देखा जाए तो ERV और TV को जोड़ो तो यह आ जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कहते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन, एक लैंग्वेज ये बनता है। अगर बेटा IRV और TV को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सबल एक्सपायरेशन। तो दो लैंग्वेज बनता है वाइडल कैपेसिटी का, ध्यान रखिएगा। IRV प्लस TB इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है, ERV प्लस TB होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो 104 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? मोलस्क, फिश, मैमल्स, आर्थ्रोपोडा। अब बेटा कहते हैं कि गिल्स के जरिए जो रेस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल या गिल्स के जरिए रेस्पायरेशन, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मोलस्का और मछलियों में पाया जाता है। तो मोलस्का में एक्वेटिक मोलस्क ब्रैंकियल रेस्पायरेशन सही है गिल्स के जरिए, मछलियों में गिल्स के जरिए सही है। मैमल्स में बेटा लंग्स के जरिए होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ये भी सही है। आर्थ्रोपोडा में बेटा आपका ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, तो वहाँ पे गिल्स नहीं है इसलिए ब्रैंकियल नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ में जैसे बुक गिल्स, बुक लंग्स और आपके गिल्स भी पाए जा सकते हैं। तो अब आर्थ्रोपोडा अगर हम देखें तो चलिए इंसेक्टा तो नहीं दिया है, तो आर्थ्रोपोडा में हम क्या कैटेगरी बना सकते हैं? एक तो ट्रैकियल सिस्टम जो टेरेस्ट्रियल में आता है, गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है। तो चलिए ब्रैंकियल अगर हम गिल्स वाला ले लेंगे तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या लें एक्वेटिक, तो आप जनरल मैचिंग कर सकते हो, दिमाग मत कर लीजिए गड़बड़ कि सर एक्वेटिक होना चाहिए, क्योंकि जनरल में एक्वेटिक आता है तो एक्वेटिक मान के चल जाएंगे, लेकिन खाली ब्रैंकियल होता है ये गलत हो जाएगा, वनली लगा देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे बेटा ट्रैकियल सिस्टम भी होगा यहाँ पे आपका गिल्स भी होगा, यहाँ पे आपका बुक गिल्स भी होगा, यहाँ पे आपका बुक लंग्स भी होगा। और ध्यान रखना बुक गिल्स पाया जाता किंग क्रैब में, यानी ल्यूमुलस है। बुक लंग्स पाया जाता बेटा आपका एरेक्निडा में, एरेक्निडा में आपका आता है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। गिल्स बेटा आपका एक्वेटिक फॉर्म में हो गया और ये हो गया टेरेस्ट्रियल में। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में ही आया था। तो करेक्ट पूछा है तो भाई साहब सब कुछ करेक्ट है, तो 105 का आंसर हो जाएगा पहला। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो गिल्स वाला होता है बेटा आपका ब्रैंकियल बोला जाता है, और लंग्स के जरिए को बोला जाता है पल्मोनरी, और जो स्किन के जरिए किया जाता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, एम्फाइसीमा इज अ कंडीशन रिजल्टिंग मेनली फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग, सही है। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है। लंग्स वॉल जो होती है एल्वलाई की वो डिस्ट्रक्ट हो जाती, टूट जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है। लिकर कंजप्शन, भाई ये शराब पीने से नहीं आएगा, ड्रग एडिक्शन से नहीं। रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है, क्योंकि जो एक्सचेंज एरिया होता है एल्वलाई की वॉल टूट जाती है। तो ये सही था, तो आंसर हो जाएगा पहला। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है मेनली, और मेनली लिखा है। बाकी चीज़ें अगर इम्पार्ट करती भी होंगी तो मेन को बताना है सिगरेट, हालांकि लिकर का रोल आपके रेस्पिरेशन में थोड़ा कम आता है। तो 106 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। अब जरा देखते हैं बेटा, लोअर टेम्परेचर, लोअर PCO2, हायर PO2, हमें ऑक्सीजन को जोड़ना हीमोग्लोबिन से। तो देखिए हमें कैसे याद रहता है, अगर ऑक्सीजन को जोड़ना तो सबसे पहले यही ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो PO2 ज़्यादा, PCO2 क्या होना चाहिए, कम, H+ आयन क्या होना चाहिए, कम, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। H+ आयन और pH का रिलेशन उल्टा होता है, ये याद कर लीजिएगा। तो क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ना है तो PO2 ज़्यादा, टेम्परेचर कम, PCO2 कम, PO2 ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें। और ये होता है बेटा एसोसिएशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन
और ये होता है एल्वेलर साइड पे। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी एंड डी आर, तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हमें पकड़ना होगा तो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले आप इसी को देखिए, एल्वेलाई है, लिखा भी एल्वेलर है, तो ये हो गया एल्वेलाई। सिंगुलर होगा तो क्या बोलोगे, एल्वेलस। तो ए एल्वेलस होना चाहिए, सीक्वेंस में बताना है, हालांकि ए बी सी डी कर देना चाहिए, ज़्यादा सही था। तो ये मान लीजिए ए है, तो एल्वेलस दो ही ऑप्शन में, मतलब ये दोनों चला गया। अब जरा देखिए, अगर हम देखें डायरेक्शन, देखना ध्यान से, ये है बॉडी टिश्यू, सी क्या है, बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू को देने वाला क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टम, तो बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी। कैसा ब्लड रखा होगा, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट को ले जाने वाला ये सिस्टमिक वेन होगा। लंग्स को देने वाला क्या होगा, आर्टरी होगा। हमेशा लंग हार्ट से दूर जाने वाला आर्टरी होता है, लेकिन लंग्स को देने वाला कौन होगा, पल्मोनरी आर्टरी, और लाने वाला कौन होगा, पल्मोनरी वेन। अब बी है आपका सिस्टमिक आर्टरी, एक ही ऑप्शन में है सिस्टमिक आर्टरी, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकेंड। बाकी सी हो जाएगा बॉडी टिश्यू और डी हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। रूल है, हार्ट से जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो आर्टेरियल सिस्टम होता है, और कलेक्ट करे ऑर्गन से उसको बोलते हैं वेनस सिस्टम। डेवलपिंग एम्ब्रियो शो, अब कोई एम्ब्रियो अगर डेवलप हो रहा है तो कौन सा ग्राफ शो करेगा। तो आपने देखा होगा दो प्रकार के ग्रोथ होते हैं, एक होता है एरिथमेटिक और एक होता है बेटा आपका जियोमेट्रिक। जब एम्ब्रियो शुरू में जायगोट से डिवाइड होता है तो जायगोट से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि दोनों सेल में डिवीजन की कैपेसिटी है एक्सपोनेंशियल यानी जियोमेट्रिक है। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे कोशिकाएं मैच्योर होने लगेंगी, यानी अब कौन सा ग्रोथ करेगा, अरिथमेटिक, यानी दोनों कर सकता है, वनली एक नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 2। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता इनिशियली क्या करेगा, तब मजा आ जाता। इनिशियली क्या करेगा, जियोमेट्रिक, पहले जियोमेट्रिक करेगा, तेजी से अमाउंट ऑफ सेल बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल, फिर अरिथमेटिक करेगा। अरिथमेटिक में जब सेल जो डिवाइड होती है उनमें से प्रोजनी जो कोशिकाएं बनी, दोनों में से एक मैच्योर हो गई, परमानेंट हो गई, डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट करके, और एक डिवीजन की कैपेसिटी को रखी रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, विच इज आल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विद एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के अलावा और क्या बनता है, तो NADH2 बनता है आपका, वो भी अगर देखा जाए एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल। FADH2 कब बनता है, ये बनता है क्रेब्स साइकिल में, जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। NADPH2 बनता है बेटा लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की। तो आंसर हो जाएगा 110 का सेकेंड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस। तो ETS में जब बेटा आपका हम देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट बेटा आपका कॉम्प्लेक्स 1 से होता है 3 को, कॉम्प्लेक्स 2 से होता है 3 को, और 3 से होता है 4 को। जब ये आपका कॉमन हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3 को बोलते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे जाता है साइटोक्रोम C के जरिए, और यहाँ होता है A और A3। तो इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस देखिए कैसा आया, BC1A3। तो BC1A3 और बीच में मोबाइल कैरियर हुआ आपका C। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4 का, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3 का। तो आंसर हो जाएगा 111 का फोर्थ। इन द गिवन डायग्राम A एंड C क्या है। तो बेटा ये फर्मेंटेशन दिखाया गया है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक है बेटा आपका
लैक्टिक एसिड। पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है, ये आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बना पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो सी हो गया पायरुविक एसिड। ए और सी पूछा है तो लास्ट में पायरुविक एसिड आना चाहिए। तो इथेनॉल गया, इथेनॉल गया, ये दोनों में से कोई हो सकता है। और ए पूछा है अब मैं कैसे बताऊं कि एल्कोहलिक है कि लैक्टिक है? तो ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड जो होगा उसमें भी कार्बन की संख्या होती है 3 कार्बन। तो जाहिर सी बात है जितने कार्बन पायरुविक में उतने लैक्टिक में है, तो कोई CO2 नहीं निकलेगा। और अगर CO2 निकलता हुआ दिख लिया तो मतलब ये कौन हो गया? एल्कोहलिक, CH3CH2OH। तो ए और सी पूछा तो ए लैक्टिक एसिड और सी हो जाएगा पायरुविक। आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th, क्योंकि ये इथेनॉल दिया है। तो 112 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th। यहाँ पे एंजाइम डी कार्बोक्साइलेज नहीं आएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होगा खाली। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज भी होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और पायरुवेट डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम दोनों आएगा। बाकी दोनों में NADH2 का इस्तेमाल दोनों में होता है। तो अगर देखा जाए ATP का जो गेन होगा, चाहे अल्कोहलिक हो चाहे लैक्टिक, दोनों में बराबर होगा 2 नेट ATP, वो भी ग्लाइकोलिसिस वाला। तो 112 का आंसर हो गया 4th। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। EMP पाथवे, TCA, ETS। ETS बेटा चलता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या बोल दो क्रिस्टी। तो C की मैचिंग हो गया 1 के साथ, और देखिए एक ही ऑप्शन में 1 है तो आंसर तो आसानी से निकल आया। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ये चलता है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। EMP एमडन मेयरहॉफ पार्नेस साइटोप्लाज्म में, दूसरा नाम है ग्लाइकोलिसिस का। आंसर हो जाएगा 3rd। तो सेकंड आंसर हो गया, ए की मैचिंग हो गई 3rd से, सी से आराम से निकाल लिया था। FAD एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन बिटवीन। तो FAD इलेक्ट्रॉन लेके FADH2 में बदलेगा जब कन्वर्ट होता है सक्सीनिक एसिड इनटू फ्यूमरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा 2nd। आपको याद होना चाहिए आयो अल्फा से MO, जब आइसोसिट्रेट बदलता है ऑक्जेलो सक्सीनिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बदलता है सक्सीनिल कोएंजाइम A में, मैलिक एसिड बदलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, तब आपका बनता है NADH2। SF जब सक्सीनिक एसिड बदलता है फ्यूमरिक एसिड में, तब बनता है आपका FADH2। भाई सक्सीनिल कोएंजाइम जब बदलता है सक्सीनिक एसिड में, तब यहाँ पे बनता है GTP। ये एक क्रेब्स साइकिल के बनने वाले प्रोडक्ट के स्टेप को बताया है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 114 का हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 115, इन ईस्ट सेल कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज कॉज डेथ ऑफ ईस्ट सेल ड्यू टू। कहते हैं अगर ईस्ट कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन करता है तो जायज बात है इथाइल अल्कोहल का संख्या बढ़ता जाएगा। और कहते हैं अगर अबाउट टू 13% कंसंट्रेशन हो जाए अल्कोहल का, तो ईस्ट के लिए क्या हो जाएगा? पॉइजनिंग। तो सफोकेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी कितना? 13% से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? पॉइजनिंग। तो 115 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 3rd, क्योंकि फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन के चलता ही है, तो इसलिए ये शब्द नहीं आएगा, मेनली पॉइजनिंग हो जाएगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड देयर RQ वैल्यू। तो देखिए फैट को उल्टा करेंगे, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो फैट को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7। तो ढूंढिए कहाँ 0.7 है, 2 में, यानी 2 ऑप्शन चला गया। प्रोटीन को उल्टा करेंगे तो 0.9, तो 0.7 के साथ 0.9 दोनों में है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, आंसर हो जाएगा 2nd। RQ होता है अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, CO2 कितना निकला अपॉन अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड, ये होता है RQ। इतना हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि RQ 2-3 चीज़ों का R है, RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड
तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, और RQ ऑफ एन एरोबिक रेस्पायरेशन वो कैसा होता है, इन्फिनिट, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज होता, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिट। क्वेश्चन नंबर 117, ऑक्सीजन आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ग्रोइंग टिप पे बनता है बेटा और एपिकल डोमिनेंस कराता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा 4th। ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करता है, यंगर फ्रूट और लीफ का अर्ली ड्रॉप प्रिवेंट करेगा, लेकिन ओल्डर और मैच्योर लीफ या फ्रूट को सेनेसन या एब्सिसन बढ़ा देगा, जल्दी गिरा देगा। एपिकल डोमिनेंस कराता है, यानी कि लैटरल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, साथ ही साथ पार्थिनोकार्पी में और ऑक्सीजन का काम जो इथाइलिन से मैच करता है। ऑक्सीजन रूट इनिशिएशन करवाएगा, जबकि इथाइलिन रूट हेयर और रूट ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा। ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी को फ्लावरिंग को, मैंगो और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट, और इथाइलिन क्या करता है, इंड्यूस करता है या इनिशिएट करता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, इथेफोन प्रमोट ओनली मेल फ्लावर इन ककम्बर देयर बाई इंक्रीजिंग यील्ड। तो देखिए हमको कैसे याद रहेगा, यील्ड बढ़ाना है तो मेल फ्लावर की जरूरत नहीं होती, फीमेल फ्लावर की, क्योंकि भाई यील्ड मतलब फ्रूट और फ्रूट मतलब कि फीमेल, राइट। तो ककम्बर में जो फीमेल फ्लावर बढ़ा देगा, क्योंकि मोनेसियस होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। इथेफोन बेटा आपका कमर्शियल इथाइलिन होता है, जो गैस की तरह नहीं होता कि तुरंत उड़ जाए, पौधे में धीरे से तेज़ी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, और धीरे धीरे इथेफोन इथाइलिन के रूप में निकलेगा। इथेफोन हैसन फ्रूट रैपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट एक्सेप्शन इन फ्लावर एंड फ्रूट। इथाइलिन ही है तो ये फ्रूट रैपनिंग को बढ़ाता है, और जल्दी जल्दी फल पकेंगे तो जल्दी जल्दी गिरेंगे, यानी एब्सिसन और सेनेसेंस को प्रमोट करता है। तो दोनों बातें सही हैं, तो 118 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका। अच्छा मेल फ्लावर लिखा है ना, ये तो गलत हो गया, लिख लीजिए पहले यहीं पे रॉन्ग, और ये भाई साहब क्या है, सही है, फीमेल होता सही होता, तो आंसर हो जाएगा 3rd। पहला गलत, दूसरा सही। तो स्टेटमेंट वाले में मुझे लगता है कि अब आपको एक ट्रिक मैं देने जा रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाले में जब सॉल्व तो कर लेता है बच्चा, लेकिन कभी कभी भूल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अभी फीमेल लिखा, सब लिखा, लेकिन दोनों बोल दिया सही। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि स्टेटमेंट पे ही जब 1 2 लिखा ना, यहीं पे सिंबल वाइज फॉर्म में ट्रू फॉल्स ऐसे करके करेंगे तो सट से समझ में आ जाएगा। आज से ट्रिक बनाइए, 1 और 2 को ही चेंज कर दीजिए ट्रू और फॉल्स के सिंबल में, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स जैसे भी बनाना हो, ठीक है ना, तो इससे तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आ मेरिस्टेमेटिक सेल आफ्टर लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एक्वायर अगेन द फिनोमेना इज कॉल्ड। तो जरा देखिए, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल हो और ये बदल जाए परमानेंट सेल में, तो बेटा ये कहते हैं डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट करके बनी है, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और क्या कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल आफ्टर लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एक्वायर अगेन। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि ऐसा मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर चुका है, यानी परमानेंट बन चुका है। ये पूरे लैंग्वेज का नाम है परमानेंट। और कह रहा बेटा कि एक्वायर अगेन, दोबारा से जैसे आया है दोबारा से फिर से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, परमानेंट रहा, अब परमानेंट दोबारा से फिर से क्या बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। और मेरिस्टेमेटिक फिर से, मतलब दोबारा से मेरिस्टेमेटिक फिर से क्या हो गई, परमानेंट।
तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, दोबारा हुआ तो बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। पहली परमानेंट थी तो पहला मेरिस्टेमेटिक से प्राइमरी परमानेंट बना, और ये दूसरा मेरिस्टेमेटिक है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना। एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा एनाटॉमी वाला। तो आंसर हो जाएगा बेटा 119 का सेकेंड, डी डिफरेंशिएशन। तो लैंग्वेज का खेल है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये कह रहा है कि ऐसा मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर गया, दोबारा से फिर से आ गया, क्या? मेरिस्टेमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, हमेशा मूवमेंट हाई प्रेशर से लो होता है। इंस्पायरेशन मतलब अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो ये तब होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? लो, और वॉल्यूम क्या होगा? हाई। और वॉल्यूम हाई करने के लिए एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंटरकोस्टल मसल आती हैं, और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम की मसल आती हैं, और डार्सो वेंट्रल एक्सिस में आती है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। तो लेस देन एटमॉस्फेरिक, मोर देन एटमॉस्फेरिक, तो इंट्रापल्मोनरी क्या हो जाएगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 120 का आंसर हो जाएगा पहला। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम ऑफ एन एल्वेलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। अब भैया ये डायग्राम दिया गया है और पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो ये कहते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, एक बोला जाता है बेटा आपका एपिथेलियम ऑफ लंग्स एल्वेलाई जिसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, और साथ ही साथ इनके बीच का बेसमेंट सब्सटेंस। चलिए मैचिंग करते हैं। ए एल्वेलाई हो गया, ये देखिए बीच से उठाया है तो ये क्या हो जाएगा? बेसमेंट सब्सटेंस। चलिए ऑप्शन पे आइए। तो बेसमेंट एक ही ऑप्शन में पहले है तो आंसर आसान हो गया आपके लिए। और ये देखिए ए हो गया ब्लड कैपिलरी, ये हो गया आरबीसी, और ये हो जाएगा एल्वेलर वॉल। वन सेल की थिकनेस होगी, मतलब कि सिंपल एपिथेलियम कहलाएगी, राइट। एयर आया और ब्लड आपका चला गया, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, 121 का। क्वेश्चन नंबर 122 इनकरेक्ट पूछा है, तो पहले इसको लेबल कर लीजिए। इनकरेक्ट पूछा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैव नो रियल इंस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल मतलब ऐसे समझा करिए, एक्सटर्नल लेके जाएंगे किसको? इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच में है, तो रिब्स और स्टर्नम को। तो रिब्स और स्टर्नम को जब बाहर लेके जाएंगी तो जब वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, इंस्पायरेशन, तो रोल है। तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए ए कितने ऑप्शन में है? 2 में, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 पर मिनट, यानी ये ट्रू हो गया और ये आंसर में नहीं आएगा। तो ए के साथ बी था इसलिए चला गया ये भी, तो बचा क्या आपके पास? फोर्थ। पल्मोनरी फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय स्पायरोमीटर, सही है। टाइडल वॉल्यूम बेटा आपका होता है 500 ml। आप एनसीईआरटी के डेटा पे फोकस करिएगा, 500 ml। तो आंसर हो जाएगा 122 का फोर्थ। Among vertebrate, fishes use gills, whereas amphibian, reptile and bird and mammals respire through lungs। तो वर्टिब्रेटा में मछलियों में गिल्स पाया जाता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स पाया जाता है। एम्फीबिया में बेटा आपका स्किन के जरिए भी हो सकता था, और लार्वा जो होता है वो गिल्स के जरिए भी कर सकता है, लेकिन हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो चल जाएगा। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर माउथ स्किन, इसको क्यूटेनियस बोलते हैं, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। फ्रॉग का रेस्पायरेशन कभी कभी पूछता है तो उसमें बक्कल कैविटी, लंग्स और गिल्स तीनों आता है, ध्यान रखिएगा। टेरेस्ट्रियल जब होगा तब आपका बक्कल कैविटी, लंग्स और गिल्स तीनों से कर सकता है, लेकिन जब पानी में और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में रहेगा तब ओनली फ्रॉम स्किन करेगा, यानी क्यूटेनियस करेगा। तो आंसर हो जाएगा 123 का फोर्थ।
द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन में ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो कहते खुलती है किसके जरिए? लैरिंग्स रीजन कहाँ खुलती है? ट्रैकिया में। तो असर्शन अगर हम देखें तो सही है भाई। देखो फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। तो लाइन थोड़ा सा लैंग्वेज से बनाते, फेरिंग्स ओपन्स इनटू द ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स, ऐसे बनाते ज़्यादा बढ़िया क्लियर कट समझ में आता। हालांकि सही है। चलिए, तो फेरिंग्स किस में खुलता है? ट्रैकिया में। लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स के जरिए। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो किस में हेल्प करता है? साउंड के प्रोडक्शन में। तो दोनों बातें सही तो है, लेकिन ये थोड़ी ना बता रहा है कि भैया फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आएगा फिर आपका ट्रैकिया आएगा। इसका मतलब लैरिंग्स आपका फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में है, इसलिए फेरिंग्स आपका ट्रैकिया में खुलता है लैरिंग्स के जरिए, तब आपका एक्सप्लेनेशन होता। तो दोनों सही हो गए, लेकिन बेटा आपका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा पहला, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125, यूबिक्विनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो बेटा याद रखिएगा, आप जब कॉम्प्लेक्स 1 से पहुंचाते हो कॉम्प्लेक्स 3 को, तो यहाँ पे यूबिक्विनॉल एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है। एक्चुअल में प्रोटॉन कैरियर होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है और प्रोटॉन लेता है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके बदल जाता है UqS2 में। ठीक है ना? ऐसे 2 से भी होता है। और 3rd से जो 4th में इलेक्ट्रॉन लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? साइटोक्रोम C। अब लैंग्वेज देखिए क्या पूछा है, यूबिक्विनॉल इज ऑक्सीडाइज। यूबिक्विनॉल को ऑक्सीडाइज किया गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो BC1 कॉम्प्लेक्स तो आपका 3rd रहा, और ये रहा A और A3 वाला। तो यहाँ से गया तो यूबिक्विनॉल को ऑक्सीडाइज किया गया, BC1 ने लिया, और BC1 ने किसको दे दिया? साइटोक्रोम C को। राइट? तो लाइन सही हो गई। देखिए कितना कठिन लाइन है, समझिए कि यूबिक्विनॉल को ऑक्सीडाइज किया गया, जिसने ऑक्सीडेशन से क्या निकला होगा? हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन निकला, और क्या निकला बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन कहाँ जमा हो गया? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? BC1 को। इसने किसको दे दिया? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटोक्रोम A Na3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ये जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है ये C से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये पहला वाला तो आसान नहीं था, लेकिन दूसरा वाला आसान था। पहले वाले को आप बिना फिगर बनाए नहीं समझ सकते थे। तो याद रखिएगा 1 से 3, 2 से 3 बीच में आएगा यूबिक्विनॉल, और 3 से 4 बीच में आएगा साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 4 का दूसरा नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि C से इलेक्ट्रॉन खींचता है और A और A3 पाया जाता है, 2 कॉपर सेंटर होता है, सब में आयरन होता है इसके अलावा। तो दोनों बातें सही हो गया, तो 125 का हो जाएगा 4th। Which one of the following is not included in glycolysis? ग्लाइकोलिसिस में इनमें से किस बात को इंक्लूड नहीं किया गया है? पहला लिखा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब ATP का बनना, और बेटा यहाँ पे 2 स्टेप में होता है। जब 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, तो पहले पोजीशन का जो बेटा आपका फॉस्फेट है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा ADP से जुड़ के। और जब फास्फोइनाल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तब फास्फोइनाल का जो फॉस्फेट है वो आपका निकल के ADP के साथ ATP बना लेगा। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। तो नॉट इंक्लूडेड है, तो पहला तो होगा। द एंड प्रोडक्ट और CO2 एंड वाटर, यही गड़बड़ा गया। ग्लाइकोलिसिस में बेटा जब कार्बन, जो 6 कार्बन का ग्लूकोज था,
तो इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो 3 कार्बन का बनाता है पायरुविक एसिड और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 3 दूना 6 कार्बन है इसमें भी, इसमें तो कोई CO2 वाटर नहीं निकलेगा। ATP बनेगा और ATP यूज्ड भी होता है, शुरू में यूज होता है बाद में बनता है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा कि ये जो सेकंड वाली बात है ये सही है और ये क्या है गलत, और गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा सेकंड। Out of 38 molecule of ATP produced during aerobic respiration of glucose, the net ATP production डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए सर यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जोड़ के देखा करिए साहब। डायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्ट ATP बन रहा है, इनडायरेक्ट मतलब जो NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज जो कि ETS में बना रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में आप ATP अगर क्या पूछा है नेट, टोटल नहीं पूछा नेट, तो ग्लाइकोलिसिस में बनते तो 4 ATP डायरेक्ट है लेकिन नेट कितना होता है 2 ATP और 2 NADH2 होता है। और 2 NADH2 में ध्यान रखिएगा आपका 1 से 3 ATP बनता है तो बन जाएगा 6 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP हो गया 8। तो देखिए 2 ऑप्शन में 8 दिया है यानी 2 ऑप्शन तो चला गया। अब जब पायरुविक एसिड बदलता है एसिटिल कोएंजाइम ए में तो बनता है 1 NADH2, लेकिन अगर हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं तो ग्लूकोज 2 पायरुवेट में बदलता है। तो 2 पायरुवेट 2 एसिटिल कोएंजाइम ए यानी 2 NADH2 2 तिहाई 6, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। और क्रेब्स साइकिल जब 1 टर्न चलती है तो 3 NADH2 1 GTP और 1 FADH2 बनता है। 3 त्रिका 9 2 11 और 1 12 यानी 1 टर्न क्रेब्स साइकिल में 12 ATP डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के हैं। तो 2 टर्न में कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 24 36 8 38। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आंसर होगा 127 का सेकेंड। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक फैक्टर। बेटा देखिए इंट्रिंजिक मतलब होता है कि जो जीन लेवल पे है यानी प्लांट लेवल पे है, बॉडी लेवल पे है। तो जेनेटिक फैक्टर आपका आ जाएगा इंट्रिंजिक में, और वो केमिकल निकलता है जिसका नाम है हार्मोन्स या PGR, तो ये भी आ जाएगा इंट्रिंजिक में। तो बी की मैचिंग 2 और 4 के साथ होनी चाहिए। तो बी 2 और 4 एक ही ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा 4th। एक्सट्रिंजिक मतलब कि जो एटमॉस्फेयर से आता है, लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, ये किस फैक्टर में आएंगे बेटा एक्सट्रिंजिक। तो ए लाइट भी हो गया और वाटर भी, टेम्परेचर भी। तो 128 का हो जाएगा बेटा आपका 1/3 ए और 2/4 बी। तो 128 का चौथा। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, दिस फिनोमेना नोन एज। तो अगर एपिकल बड बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, एपिकल डोमिनेंस कहलाएगा, और एपिकल डोमिनेंस को करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सिन। तो एपिकल डोमिनेंस होगा। साइटोकाइनिन कौन सा डोमिनेंस करता है, लैटरल डोमिनेंस। इसलिए कहते हैं एपेक्स अगर हटा दिया जाएगा तो ऑक्सिन कम हो जाएगा, इसलिए डीकैपिटेशन से कौन सा डोमिनेंस होता है, लैटरल। पार्थिनोकार्पी आपका कहते हैं फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इंड्यूस करता है 2,4-D यानी ऑक्सिन है। लैटरल डोमिनेंस बेटा आपका साइटोकाइनिन करता है। और लॉजिंग मतलब होता है कि जो पेड़ होते हैं, क्रॉप होते हैं जो गिर जाए, कहते हैं ना कि खेत में से बिछ जाए, उसको बोलते हैं लॉजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 मैचिंग का क्वेश्चन है 130 बेटा, और दिया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज यानी कॉम्प्लेक्सेस के नाम है। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज अभी बताया सबसे लास्ट में साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कॉम्प्लेक्स 4। तो CS देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, आंसर आ गया 3rd। तो आसानी से आंसर निकाल लिया। चलिए बाकी ले लेते हैं। NAD या डिहाइड्रोजनेज होता है कॉम्प्लेक्स 1, ATP सिंथेज आता है कॉम्प्लेक्स 5 में, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 में आता है। साइटोक्रोम BC1 या साइटोक्रोम C रिडक्टेज ये नाम होता है कॉम्प्लेक्स 3rd का। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। PCO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू का जो PCO2 होता है वो कितना होता है 45, और ऑक्सीजनेटेड और एल्वेलर का होता है 40, एटमॉस्फेरिक का होता है 0.3। आसानी से याद हो जाता है। तो पहला सही, एल्वेलर का 40 सही। PO2 जो एल्वेलर का होता है 104 होता है,
PO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40 और टिश्यू का भी क्या होता है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है 95। तो आपका ABCD सब सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4th। विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ओनली प्रेजेंट इन आरबीसी। तो ओनली लगा है और ये गलत हो जाएगा, और यही पूछा है। ये आपके प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम संख्या में, लेकिन पाए जाते हैं। O2 इज रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग पावर, रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग पावर लिखा है। कंट्रोलिंग का मतलब कि ब्रेन जो कंट्रोल करता है, जैसे रिदम सेंटर हो गया, या बेटा आपका कीमो सेंसिटिव एरियाज हो गए। तो कहा जाता है इसमें तो ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, वो CO2 H+ आयन इन सबको चेक करता है। तो ये भी गलत हो गया। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बोक्सी होता है बेटा। ये कार्बामिनो कब होता है, जब CO2 होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये भी गलत हो गया। वैसे भी ABC एक ही ऑप्शन होता था, आंसर तो 4th होगा। CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, संख्या होती है 20 से 25, 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन होता है, और 7% होता है डिजॉल्व स्टेज इन प्लाज्मा। तो आंसर हो जाएगा 132 का 4th, ABC गलत है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स थ्रो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। तो भाई रेस्पिरेशन में आप जब एयर को इन करते हैं और आउट करते हैं, तो उसमें जो एल्वलाई में जो पहुंचता है, उसमें बेटा आपका डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का। ब्लड से CO2 एल्वलाई में, और एल्वलाई का CO2 ब्लड में चला जाता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व थ्रो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो अगर हम स्टेप देखा जाए तो एक होता है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर एक्सचेंज बिटवीन एल्वलाई एंड ब्लड, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, उसके बाद एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और फिर टिश्यू से ब्लड कहाँ लेके आ जाएगा, एल्वलाई को। तो ट्रांसपोर्ट 2 बार है, एक बार एल्वलाई से टिश्यू को और टिश्यू से एल्वलाई को, और लास्ट में होता है सेलुलर यूटिलाइजेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टेप आता है सीक्वेंस, पिछले साल आया था, ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही। आंसर हो गया 4th। अगला है अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज। तो बेटा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे, 4 O2। कभी कभी एटम आ जाएगा तो 8 एटम आ जाएगा। हीमोग्लोबिन बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। बिल्कुल सही है, ब्लड के जरिए O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जिसमें से 97% हीमोग्लोबिन के जरिए जाता है, 3% डिजॉल्व स्टेज में, और यहाँ पे 20 से 25% हीमोग्लोबिन यानी RBC के जरिए, 70% एज अ बाइकार्बोनेट जाता है, और 7% जाता है डिजॉल्व। About 97% of O2 is transported by RBC in the blood। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सही है, दोनों बातें सही। आंसर हो जाएगा 4th। चलिए बेटा, यहाँ पे आके हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब आके साइलेंसर कराएंगे, अच्छे से करिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आपको स्टेटमेंट मिले तो यहीं पे करेक्ट और इनकरेक्ट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस में बना लेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 101 to 135 अभी मनीष सर ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 136 to 170 मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू किसमें चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहाँ पर होगा क्या, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 रिमूव होगी और NAD+ यहाँ पर हाइड्रोजन जो रिमूव होगी उसको एक्सेप्ट करेगा, NAD2H में चेंज हो जाएगा। तो इसमें बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इस स्टेप में जो हो रहा है, और यहाँ पर कोएंजाइम आकर के जुड़ेगा।
COA, तो एसिटाइल को एंजाइम A, ये यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम A फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो प्रोडक्ट है क्रैब्स साइकिल का, इसके साथ कंबाइन करता है, H2O का एडिशन होगा और यहाँ पे बनता है सिट्रिक एसिड या साइट्रेट। एंजाइम होता है साइट्रेट सिंथेज, तो प्रोडक्ट हुआ यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रैब्स साइकिल को लिंक कर रहा है। 136 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 137, रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज, तो रेस्पिरेशन में C6H12O6 + 6O2, और ये देगा अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, तो यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेंगे। 137 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 138, स्टार्टिंग फ्रॉम सुक्रोज अप टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विच एंजाइम आर इन्वॉल्व, तो सुक्रोज जो होगा ये डाइसैकराइड है और ये कन्वर्ट हो जाता है इन्वर्टेज की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मोनोमर्स हैं ये, और ये दोनों ही फिर ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम हो गया और इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और एंजाइम यहाँ पर होगा हेक्सोकाइनेज, एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, ये 6 कार्बन शुगर है, तो इन्वर्टेज हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज यहाँ पर नहीं और एटीपेज भी नहीं, तो A और C। Now we move to another question 139, the process by which partial oxidation of glucose occurs, partial oxidation, तो partial oxidation हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन, तो ग्लाइकोलिसिस क्रैब्स साइकिल और ETS, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन किस में ग्लाइकोलिसिस में बनेगा क्या यहाँ पर पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। तो 139 का होगा थर्ड। क्रैब्स साइकिल और ETS तब होते हैं जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होगी तो ये फाइनली प्रोडक्ट जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। Enzymes which catalyze the conversion of pyruvic acid into carbon dioxide and ethanol in fermentation, तो पायरुविक एसिड स्ट्रक्चर है इसका CH3COCOOH, यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है। बनेगा क्या है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और इसका फिर होगा रिडक्शन, तो यहाँ पर एंजाइम होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज और बनता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होगा NAD2H जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में बना था, और ये वापस चेंज हो जाएगा NAD+ में, तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। हेक्सोकाइनेज ये फर्स्ट स्टेप में यूज़ होता है जहाँ पर ATP आएगी, ADP में कन्वर्ट होती है, फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगी ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो यहाँ पर एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। तो आंसर यहाँ पर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, substrate level phosphorylation occurs in glycolysis when there is conversion of, तो यहाँ पर बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जब ये कन्वर्ट होता है कि इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप जो फर्स्ट पोजीशन पर था ये रिमूव होगा, ADP इसको एक्सेप्ट करेगी, ATP में चेंज हो जाएगी और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद यहाँ पर दूसरा फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल, जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये लास्ट स्टेप है, पायरुविक एसिड में जब चेंज होगा तब भी यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो रिमूव होता है ATP ADP से,
तो ये सबस्ट्रेटेबल फॉस्फोराइलेशन, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। At how many places in the Krebs cycle is NAD plus reduced to NAD2H and FAD plus reduced to FADH2 respectively? तो Krebs cycle में NAD जहाँ पर NAD2H में चेंज होती है ये 3 जगह पे, और FAD FADH2 में चेंज होती है 1। तो अगर सक्सिनिक एसिड ये कन्वर्ट होगा फ्यूमरिक एसिड में, एंजाइम होगा यहाँ पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, FAD आकर के इसको एक्सेप्ट करेगा, FADH2 में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर एक। और इसके अलावा NAD प्लस, तो ये सिट्रिक एसिड, सिसेकोनेटिक और आइसोसिट्रिक एसिड, जब ये ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, NAD2H एक यहाँ पर बनेगा। दूसरा जो होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के बाद, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से पहले भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसके बाद भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, प्लस साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव होती है। हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो NAD प्लस एक्सेप्ट करेगा, NAD2H में चेंज हो जाएगा। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बनता है यहाँ पर सक्सिनिल कोएंजाइम A। और लास्ट में यहाँ पर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज होता है तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगी, NAD2H बनेगा। तो 3 और 1। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम में अगर कोई भी मटेरियल और एनर्जी बाहर से ऐड की जा रही है तो उसे ओपन फॉर्म बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी नई सेल्स ऐड हो रही हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐड कर रही है, तो इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोला जाएगा। सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ के लिए या तो प्लांट की हाइट या फिर पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ पर। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन and the other is labeled as reason. Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing. Wheezing क्या होता है? Whistling sound due to narrowing of inflammation of bronchi and bronchioles. Bronchi और bronchioles का यहाँ पर inflammation हो जाता है, narrowing हो जाएगी, तो इसकी वजह से होगा। सही है assertion. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is increased. ये इंक्रीज़ नहीं होगा, ये इनफैक्ट डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है? अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन, इसको यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ, असर्शन सही है बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 7% जो है ये डिजॉल्व्ड स्टेट में है, 70% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, और बाइकार्बोनेट में भी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में, और यहाँ पर 20 से 25% ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से कंबाइन करेगी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा। तो 20 to 25%। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई? ये जो टाइडल वॉल्यूम है, इसके बाद अगर हम लोग फोर्सफुली एक्सेल करें तो जो वॉल्यूम बचा रहेगा वो उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद भी जो बचा रहेगा। और अगर नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो वॉल्यूम बचा हुआ है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है RV प्लस ERV।
और रेसिडुअल वॉल्यूम का हमें वैल्यू पता है, ये करीब 1100 से 1200 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml, 1100 ml। तो यहाँ पर 1200 और 1100 ये कितना आएगा, ये 2100 से 2300 ml। 147 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री रिजल्ट्स इन। तो ये जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर पत्थरों वगैरह की कटाई होती, पिसाई की जाती है, तो वहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ये इनहेल कर लेते हैं वर्कर्स, और इसमें लंग इन्फ्लेमेशन भी होगा, लंग डैमेज भी होगी, और फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या है, स्कारिंग हो जाती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ब्लड में कम होने लगेगा। तो ऑल ऑफ दीज। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डिसोसिएशन कौन फेवर करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का नॉर्मल शेप जो होता है वो सिग्मॉइड, और ये किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है फेवर द डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन होगा तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ये किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये टुवर्ड्स राइट। और ये किन कंडीशंस में होगा, तो ये जो बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जो कंडीशंस होती हैं, क्या होगा, लो PO2 होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कम होगी, और PCO2 यहाँ पर ज़्यादा होगा, H आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, और pH कैसा होगा, कम होगा। तो लो PO2, लो H आयन कॉन्सेंट्रेशन गलत है, हाई PCO2, लो PO2, लो pH, और हाई H आयन, तो बोथ 1 and 2। और इसके अपोजिट जो कंडीशंस होंगी तो वो इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगी। तो लेफ़्ट साइड जब शिफ्ट होगा तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इधर इसका डिसोसिएशन बढ़ता है, राइट्स। तो आंसर हो गया इसका फोर्थ, 149। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। हेट्रोफिलीन, कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकप इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी जो होती है एबिलिटी है डिफरेंट पाथवे फॉलो करने की, एनवायरनमेंट की वजह से या फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से। तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर ये एग्जांपल्स हैं फेजेस ऑफ लाइफ के, और बटरकप है एनवायरनमेंट का। तो ये सही है स्टेटमेंट, हेट्रोफिली दी हुई है यहाँ पर सिर्फ। इन कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकप द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। तो ये कॉटन और कोरिएंडर के लिए तो ठीक था क्योंकि ये फेजेस ऑफ लाइफ के एग्जाम्पल है, बट बटरकप जो है ये इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस जब होगा तब उसमें जो हेट्रोफिली होती है, दो डिफरेंट टाइप की लीव्स प्रोड्यूस होती है, उसको बोला जाएगा। तो बटरकप यहाँ पर एग्जाम्पल में गलत हो गया। तो असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। In the following given diagram, which plant shows heterophily? Hetero means different, phily means leaves. तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पत्ती का शेप ऐसा है, और वाटर हैबिटेट में इसका इस तरह का। ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है बटरकप का। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। कॉटन एंड कोरिएंडर ये भी हेट्रोफिली के एग्जाम्पल है, बट ये ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ phases of life। ये है environment का। क्वेश्चन नंबर 151 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 152। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। सिग्मॉइड कर्व इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। तो सिग्मॉइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे,
तो शेप कैसा होगा, सिग्मॉइड, ये सही है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, इसमें दोनों ही सेल के पास डिवीज़न की एबिलिटी रहती है। ये एक सेल है, डिवाइड होगी, दो सेल बनेंगी, दोनों मेरिस्टेमेटिक, फिर ये दोनों डिवाइड होंगी तो ये भी दोनों मेरिस्टेमेटिक, तो टोटल सेल्स हो गई 4, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह की ग्रोथ होगी। और ये फिर बनाएगी 8, तो ये यहाँ पर ओनली वन सेल डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, ये गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 153, ग्रोथ ऑफ रूट इन इलोंगेशन एट ए कांस्टेंट रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा इसका एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी यहाँ पर फाइनल लेंथ, एल नॉट इनिशियल लेंथ, आर यहाँ पर रेट और टी यहाँ पर टाइम, जितने टाइम बाद लेंथ देखनी है। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है टाइम और लेंथ के बीच में, और ये यहाँ पर इनिशियल लेंथ एल नॉट। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन सुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सुगर केन क्रॉप। तो ये किसकी यील्ड बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा यहाँ पर जिब्रेलिन, जिब्रेलिन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा सुगर केन क्रॉप। एथिलीन भी इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए है, लेकिन ये किस में, डीप वाटर एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे इसके लिए। एब्सिसिक जो है ये एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। नेक्स्ट 155, in the given diagram identify the type of growth phase in A and B and choose a correct option accordingly। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाई गई है। एक सेल थी और एक सेल जब डिवाइड हुई है तो 2 बनी, 2 से फिर ये 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, इस तरह से डिवीज़न होगा। तो ये मेरे ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये यहाँ पर अरिथमेटिक ग्रोथ। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशियली ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी और उसके बाद फिर लेटर फेज ऑफ लाइफ में अरिथमेटिक ग्रोथ। तो यहाँ पर लेबलिंग बी और ए की पूछी गई है। ए यहाँ पर अरिथमेटिक फेज है और बी यहाँ पर ज्योमेट्रिक फेज। आंसर होगा फर्स्ट। 155। नाउ क्वेश्चन नंबर 156, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो रिप्रेजेंट सिग्मॉइड ग्रोथ, सिग्मॉइड एस शेप होती है, W1 इज इक्वल टू W0 ई रेज टू पावर RT मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो ये भी नहीं है। रिप्रेजेंट लिनियर ग्रोथ, आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। बस होता तो ये सही होता। 156 का आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 157, टर्पीन ओरिजिन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो टर्पीन किसके लिए, जिब्रेलिक एसिड्स के लिए। साइटोकाइनिन जो है ये एडेनिन डेरिवेटिव है, जैसे काइनेटिन, N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, और एब्सिसिक एसिड जो है ये कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स हैं। Now question number 158, discovery of first cytokinin is from autoclaved DNA of herring sperm। herring क्या थे, फिश, herring sperm DNA। तो एंडोस्पर्म सेल फिश प्लांट फिश। साइटोकाइनिन को और कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो कोकोनट मिल्क से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, जिएटिन या कॉर्न कर्नेल। मैच द इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। 17,500 न्यू सेल्स मेज स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो ये मेज का अपाइकल मेरिस्टेम जो था 17,500 न्यू सेल्स पर आर यहाँ पे ऐड हो रही थी। 3,50,000 टाइम्स वाटरमेलन
में इंक्रीज इन साइज, सही है, साइज का है ये। मेरिस्टेमेटिक फेज सेल वॉल थिन, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल होती है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल में। इंक्रीज इन सरफेस एरिया डॉर्सिवेंट्रल लीफ का इसका एग्जाम्पल होगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था, आंसर होगा 159 का फर्स्ट। यहाँ पर मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग लीव्स ग्रोथ विच वन शोज रिलेटिव हायर ग्रोथ। रिलेटिव हायर ग्रोथ रेट किसका है? तो रिलेटिव हायर ग्रोथ रेट यहाँ पर मेज़र करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल इन ए गिवन टाइम पर यूनिट टाइम अपॉन एक कॉमन पैरामीटर यूज़ किया जाएगा, जैसे यहाँ पर इनिशियल ग्रोथ। तो इसका अगर ए वाले का देखें तो ए का होगा 10 माइनस 5 जितना भी ड्यूरेशन हो पर यूनिट टाइम अपॉन 5। और बी का अगर देखा जाएगा तो बी का आएगा 55 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट टाइम अपॉन 50। तो ये आएगा 100%। 10 अगर परसेंट में देखा जाएगा तो ये 100% हुआ, और ये अगर देखा जाएगा तो ये 10%। तो किसका ज़्यादा हुआ? लीफ ए का। नेक्स्ट, occurrence of two different kind of leaf at two different stage of life is called। तो different kind of leaf, तो ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, हेट्रोफिली। और टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ का है, तो स्टेजेस ऑफ लाइफ में कौन सा था? कॉटन, कोरिएंडर और लार्गस्पर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर ये जर्मिनेशन दिखाया हुआ है, और ये जो टाइप है ये इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? इपीजियल जर्मिनेशन में ये हाइपोकॉटाइल जो होगा वो पहले ग्रो करेगा, तो कॉटिलिडन्स जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड है, बीन है। लेबलिंग देखी जाए तो एपिकॉटाइल हुक, ये कॉटिलिडन्स हो गए, और ये हाइपोकॉटाइल। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन रेस्पिरेशन, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर फॉस्फोराइलेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाएगा फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो ये कौन सा है? ये है क्लोरोप्लास्ट में। तो नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर NADP या NAD2H है, NAD2H तो यहाँ पर 3 ATP, और अगर FADH2 है तो यहाँ पर 2 ATP, एक NAD2H से। तो नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ETS में ही NAD2H क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, और ये FADH2 भी। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 164। 164 में organism like some bacteria pyruvic acid is converted to carbon dioxide and lactic acid। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ये डिफरेंट है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। लैक्टिक एसिड में पायरुविक एसिड जो है सिंगल स्टेप में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, 1 स्टेप प्रोसेस है। जबकि अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो पायरुविक एसिड पहले एसिटल्डिहाइड में चेंज होगा,
जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एसिटल्डिहाइड के बाद यहाँ पर बनता है एथिल अल्कोहल। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अल्कोहल भी है, लेकिन लैक्टिक एसिड में देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। इन ग्लाइकोलिसिस ATP इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में ATP सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड, ये ठीक है। ATP इज सिंथेसाइज, लास्ट स्टेप है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये ADP एक्सेप्ट करेगी और ATP में चेंज होगी। तो ये सही है और ये गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ 165, इन गिवन फिगर A एंड B आर कंपोनेंट ऑफ विच कॉम्प्लेक्स। तो A और B ये FO पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल किसके कंपोनेंट्स हैं ये? तो ये ATP सिंथेस के कंपोनेंट्स हैं। कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं इसको। और इसमें ATP सिंथेस एक्टिविटी कहाँ पर होती है? तो एक्टिविटी होती है F1 में। और ये एक्टिव कब होता है? जब इसमें से 4 प्रोटॉन्स क्रॉस करते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक ATP बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ पर आंसर सही है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन मतलब इसमें हम लोग ग्लाइकोलिसिस का भी काउंट करेंगे, लिंक रिएक्शन वाले भी काउंट करेंगे। ग्लाइकोलिसिस प्लस लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल, और जो ETS के थ्रू आएंगे इनडायरेक्ट। तो लिंक रिएक्शन के थ्रू भी हमें इनडायरेक्ट ही मिलता है ETS के थ्रू। तो यहाँ पर टोटल होंगे 38 मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलिसिस में 2 डायरेक्ट हैं और 6 इनडायरेक्ट। लिंक रिएक्शन में यहाँ पर 2 NAD2H बनते हैं, 6, और ये सब इनडायरेक्ट। क्रेब्स साइकिल के सिंगल स्टेप में अगर देखा जाए तो सिंगल स्टेप में यहाँ पर एक जो बनता है वो डायरेक्ट है, और बाकी के जो बनते हैं 3 NAD2H और 1 FADH2 मतलब 11, ये बनते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनेंगे। तो यहाँ पर 2 क्रेब्स साइकिल होंगी, मतलब 24 प्लस 6 हो गया 30 और प्लस 8, टोटल कितना हो गया? 38। Another question, direct gain of ATP from 1 mole of glucose during glycolysis or EMP। ग्लाइकोलिसिस का ही दूसरा नाम है एम्डन-मेयरहोफ-पार्नस पाथवे। मेयरहोफ-पार्नस पाथवे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर EMP पाथवे। तो यहाँ पर पूछा गया डायरेक्ट गेन। तो डायरेक्ट गेन यहाँ पर 2 खर्च होते हैं, 4 प्रोड्यूस होते हैं, तो नेट गेन जो होता है वो सिर्फ 2 ATP का डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली अगर जोड़ा जाएगा तो NAD2H जो बनता है ये ETS के थ्रू देगा 6। In Krebs cycle, 2 successive steps of decarboxylation leading to the formation of ultimately 2 successive steps of decarboxylation। तो 2 successive steps कहाँ पर होते हैं? जब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले भी CO2 रिमूव होती है और इसके बाद भी
यहाँ पर CO2 रिलीज़ होगी। इस स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिलीज़ होती है, NAD प्लस एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को और बनाता है NAD2H। तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड ये 5 कार्बन का जो है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रोडक्ट होते हैं 6 कार्बन के, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेटली। तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद वाला जब CO2 निकल जाएगा, 2 सक्सेसिव जब CO2 निकल रहे हैं तो फाइनल पूछ रहे हैं क्या बनेगा, तो फाइनल यहाँ पे बनेगा सक्सेनिल कोएंजाइम ए। फिर ये सक्सेनिक एसिड में यहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फिर ये फ्यूमरिक एसिड में, फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में, और यहाँ पर भी फिर NAD2H निकलेगी और बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इससे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिल करके बनाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड चेंज होता है सिस एकोनिटिक एसिड में, आइसोसिट्रिक में, आइसोसिट्रिक, और आइसोसिट्रिक एसिड फिर ऑक्सैलोसक्सेनिक, और यहाँ पर भी NAD2H, यहाँ भी NAD2H। तो टोटल 3 NAD2H, एक ये NAD2H, एक ये NAD2H, एक ये NAD2H, और एक बनता है FADH2 यहाँ पर सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में चेंज होगा। एक यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो GTP के फॉर्म में होगा, GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। तो अल्टीमेटली फॉर्मेशन किसका हुआ, सक्सेनिल कोएंजाइम ए का। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन बिटवीन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्रेब्स साइकिल में किसके बीच में होगा, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अभी हम लोगों ने देखा था सक्सेनिल कोएंजाइम ए। ये जब सक्सेनिक एसिड में चेंज होता है तब यहाँ पर GTP का फॉर्मेशन होगा, और GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। GTP GDP में चेंज होगी, फॉस्फेट ग्रुप अपना रिलीज़ करेगी और ये फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा ADP और ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो 1 GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन। थर्ड, नाउ क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंटर इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ग्लूकोज भी आएगा, फ्रक्टोज भी आएगा, और ग्लाइकोलिटिक पाथवे का प्रोडक्ट है तो पूछा गया एंटर कौन करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते क्या हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम होता है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज। ATP खर्च होती है किसमें, ADP में कन्वर्ट होती है। तो आंसर एंटर बोथ 1 and 2। So this is all I had for you from my side. Now further discussion will be carried by my fellow partner. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का ये सेशन है। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का 6ठा टेस्ट है, जो कि 28 अक्टूबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। काफ़ी बढ़िया था, पेपर ठीक था, आपने बढ़ते हिस्सा लिया, इसके लिए सभी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी मनीष सर और शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक की बहुत ज़बरदस्त शानदार जर्नी आपके साथ की है। अब इसकी आगे की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक। और पहला सवाल आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय। अब देखिए, ये कुछ नहीं, आपको पता है, सपोज दैट कोई एक कंपाउंड है एक्स, इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है कि ETS में जितने भी FADH2 और NADH2 बने होते हैं वो सब के सब NAD+ और FAD में कन्वर्ट होते हैं, मतलब ये ऑक्सीडाइज होते हैं।
अब समस्या के ईटीएस में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। ठीक, तो जो NADH होता है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज सेंटर करता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1 सेंटर करता है। और FADH2 जो होता है कॉम्प्लेक्स 2 सेंटर करता है। आपको पता है ये FADH2 से FAD बनना ऑक्सीडेशन, NADH2 से NAD प्लस H प्लस बनना ऑक्सीडेशन, दैट इज फर्स्ट आंसर। और सिट्रिक एसिड साइकिल ही क्यों, आपके ग्लाइकोलिसिस हो, लिंक रिएक्शन हो, इन सब से जो NADH2 निकलेगा वो यहीं से एंटर करेगा। और एक NADH2 से कितना AT बनता है भाई 3, और FADH2 से कितना 2, फर्स्ट आंसर। अब देखिए साइटोक्रोम, आपको मालूम था कि ETS की अगर हम बात करें बच्चों तो उसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। तो जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो डिहाइड्रोजनेज है, सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और तीसरा वाला जो है वो साइटोक्रोम BC1, और ये वाला क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और ये क्या है? ATP सिंथेज। तो इनके बीच एक मोबाइल कैरियर होता है साइटोक्रोम C। इसका मतलब साइटोक्रोम C है वो किसके बीच है? कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 के बीच, दैट इज थर्ड आंसर। समझ गए आप लोग? तो ETS में 5 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है ATP सिंथेज है जिसमें F0 और F1 आपके पार्टिकल होते हैं जो कि एक्चुअल में कैटालिटिक साइट होती है ATP सिंथेसाइज की। ठीक है, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जिसमें साइटोक्रोम A, A3 होता है, और इसमें 2 कॉपर सेंटर होता है, तो दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग टाइप कंपाउंड बनते हैं, दो कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। ठीक, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं। अगर हम लिंक रिएक्शन की बात करें तो 3 और 2 का बनता है, क्रेब्स साइकिल में 6 5 4 का बनता है। तो उन्हीं बात पर कौन सा कंपाउंड किस कार्बन का है उसके भी यहाँ पर मैचिंग बनाई गई है। 2 कार्बन वाला स्टील कोएंजाइम है F4, 3 कार्बन वाला हम पायरुविक एसिड ले सकते हैं, 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड, 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और 6 का सिट्रिक एसिड, दैट्स E फर्स्ट। तो आपको दिख रहा सर A4, ठीक, ये गया A4 के बाद आपका आ गया B सेकेंड, उसके बाद C थर्ड, D फिफ्थ, E फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट आंसर। लेकिन नंबर ऑफ CO2 आपको मालूम है कि जब आपने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी बच्चों, ग्लाइकोलिसिस, तो ये 10 स्टेप रिएक्शन था। कितने स्टेप रिएक्शन था? 10 स्टेप। और ध्यान से देखिए 10 स्टेप को, आपको ATP यूटिलाइज होती दिख रही होगी और ATP निकलती दिख रही होगी, वाटर मॉलिक्यूल एक स्टेप पर निकलता दिखाई देता है, ये तो आपको पता, फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के दौरान निकलता दिखाई देता है। लेकिन कहीं पर भी ना तो CO2 इंटर कर रहा है और ना तो CO2 निकल रहा है। इसका मतलब CO2 ना तो इन्वॉल्व होता है और ना इवॉल्व होता है। तो ये दोनों, मान लीजिए इवॉल्व की जगह अगर इन्वॉल्व भी लिख दें शामिल, तो भी आंसर 0 आता। और ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें, ना तो इवॉल्व हुआ है और ना तो इन्वॉल्व हुआ, दैट इज फोर्थ आंसर। अब लिखा सुक्रोज, आप जब केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर एक चीज बताई जाएगी, इन्वर्ट शुगर। तो व्हाट डू मीनिंग बाय इन्वर्ट शुगर? आपको मालूम है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब ऑप्टिकल आइसो में देखा जाता है तो वो डेक्स्ट्रो होता है, लीवो होता है। वो आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन या जो भी आप पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रोज और लीवोलोज या डेक्स्ट्रो या लीवो बोलते हैं। तो जो आपका सुक्रोज होता है बच्चों, सुक्रोज वो डेक्स्ट्रो शुगर होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो होता है। अब जब इसका हम इन्वर्टेज एंजाइम के माध्यम से, इन्वर्टेज इसको दो, चूंकि डाइसैकराइड है इसका डाइसन हो गया तो हमें मिला ग्लूकोज, और क्या मिला? फ्रक्टोज। ये मिले, ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है। लेकिन इसका कंसंट्रेट, इन दोनों का जो मिक्सचर है, ठीक, इक्विमोलर मिक्सचर, वो लीवो होता है। तो देखिए डेक्स्ट्रो से लीवो होना मतलब इन्वर्जन किसका? रोटेशन का, यही है इन्वर्ट शुगर। क्यों हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वो डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, ओवरऑल जो नेट आता है वो निकल करके लीवो आता है, तो इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और इसीलिए इस एंजाइम का नाम इन्वर्टेज है, आप केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। और यहीं पर घटना निकल के आती है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो सभी जो आल मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो म्यूटा रोटे आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज। तो केवल सुक्रोज ही एक्सेप्शन है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है।
और ये केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। तो कहते हैं किस एंजाइम की मदद से अलग हुआ, इन्वर्टेज। और आपको पता लाइगेज तो आपको पता डीएनए रेप्लिकेशन में है। हेक्सोकाइनेज जो होता है वो आपके जहाँ कहीं भी एटीपी इन्वॉल्व होता है वहाँ हेक्सोकाइनेज, जैसे आपका पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो था वहाँ पे आपका ये एंजाइम लगा था। और जाइमेज तो आप जानते हैं ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है, कोई मतलब नहीं। फर्स्ट आंसर। अब देखिए फॉलोइंग एंजाइम और टीसी साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो भाई ये तो सही है, ठीक। और टीसीएस साइकिल का ही दूसरा नाम क्या है सर, क्रेव साइकिल है, ठीक। और इसी को आप क्रेव साइकिल, टीसीएस साइकिल, और इसी को आप सिट्रिक एसिड साइकिल का भी कहते हो। क्या कहते हो, सिट्रिक। क्यों कि पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर कंपाउंड जो शुरुआत में बनते हैं 6 कार्बन वाले, उनमें सब के सब 3 COOH ग्रुप होते हैं, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। टीसीएस साइकिल अकर इन साइटोप्लाज्म, ये गलत है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर, नहीं सर, आउटर नहीं सर, इनर मेम्ब्रेन था। और इनर मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग का नाम क्या था, क्रिस्टी, जहां पर ETS के सारे कॉम्प्लेक्स सिक्वेंसली अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो पहला ही सही है इसमें, एंजाइम टी साइकिल आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फर्स्ट आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन सक्सिन कोएंजाइम में, इस साल एक सवाल आया था आपके, इसी साल 2024 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेप है जिसमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन नहीं हुआ है। आपको भी मैंने बताया कि किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन निकले तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन। आपको पता है कि जो ये NADH FADH होते हैं एक प्रकार के कोएंजाइम होते हैं या डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन में काम करते हैं। सपोज दैट कोई कंपाउंड है X और जब NAD इसमें ऐड होता है ऐसे करके, तो आप देखो ध्यान से NADH2 निकलता है। FADH जब ऐड होता है तो निकलता है FADH2। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो इसी सबस्ट्रेट से निकला है, और किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इसका मतलब अगर जितने भी क्रेव साइकिल के स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स में NADH2 FADH2 नहीं निकल रहा है, मतलब वहां पे सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। कुछ नहीं सर, आपने देखा होगा कि जो आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, जब इससे सक्सिनिक एसिड बना था तो यहाँ पर GTP निकला था। ये आपका डायरेक्ट गेन है, क्या ये डायरेक्ट गेन है, ठीक। सक्सिन, और यहाँ पे कहीं पर भी NADH2 FADH2 नहीं निकला था, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ठीक। तो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस सक्सिन कोएंजाइम टू कन्वर्टेड इनटू सक्सिन, क्या होता सर, GDP जो होती है, GDP, उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो हमें क्या बनता है, GTP बनती है। और ये इसी साल का क्वेश्चन था 2024 का ही नीट का, कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है या प्रोसेस है जिनमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन नहीं होता। उसका आंसर यही था, सक्सिन कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए टोटल इनडायरेक्ट। अब एक बड़ी समस्या आती है, गेन क्या चीज है। जैसे आपका होता है कोई सा टोटल गेन, टोटल गेन मतलब जितना बना, ध्यान से देखिए इसको सीखते हैं, जितना बना, जितना बना। और एक होता है नेट गेन, नेट गेन मतलब जितना बना, ठीक है, जितना बना माइनस यूटिलाइज ड्यूरिंग प्रोसेस, यूटिलाइज ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक। और एक होता है इनडायरेक्ट गेन, इनडायरेक्ट गेन का मतलब वाया ETS। और सर ETS कैसे होगा, NADH2 से बनेगा और या तो FADH2 से बनेगा। और डायरेक्ट गेन का मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस डायरेक्ट मिल जाए, ड्यूरिंग प्रोसेस ATP बने, ये होती है प्रक्रिया। तो यहाँ लिखा है टोटल इनडायरेक्ट गेन ATP। आपको मालूम है कि 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में हमें मिले थे, और यही NADH2 जब ETS में जाएगा तो 2 × 3 दैट इज 6 ATP बनेगा। ये है इनडायरेक्ट गेन, दैट इज थर्ड आंसर। और ये 2 क्या है सर, ये डायरेक्ट गेन। ध्यान रखिए आपके क्वेश्चन में सभी के ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पे लिखा है 2, मतलब ये डायरेक्ट ATP गेन है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीजन ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट। कुछ नहीं, आपको मालूम था कि ATP बनने के 2 ही तरीके हैं सर, या तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से डायरेक्ट ATP मिल जाए, ठीक। और या तो आपके ETS के माध्यम से, ETS के माध्यम से हमें इनडायरेक्ट तरीके से मिल जाए। यही 2 तरीके हैं
आपको पता है कि SLP की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में हमें आपके 2 ATP का नेट गेन हुआ था, और आपके क्रेब साइकिल में 2 तो 4 है, और हमें मिलते कितने 38। तो मतलब अगर हम 38 से निकालें, 38 में क्यों 4 ही ATP हमें डायरेक्ट मिले थे, और बाकी के 34 जो थे वो कैसे बने आपके, वो बने आपके ETS के माध्यम से। ठीक, इसका मतलब ग्रेटेस्ट अमाउंट हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपके 38 में से 4 होते हैं वही हमें ATP, GTP और ATP के माध्यम से मिल जाता है, लेकिन 34 ATP होती है वो ETS के माध्यम से बनती है। मतलब ग्रेटेस्ट अमाउंट जो होता है ADP इनऑर्गेनिक पर छोड़ के, क्या लिखे, फ्रॉम ADP, दैट इज सेकेंड आंसर। तो ड्यूरिंग विच स्टेज इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब लिखा इन विच वन द फॉलोइंग डू द सेम, कहते हैं इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके एक से ज़्यादा नाम है और दोनों के नाम का मतलब एक है। आपको पता होगा कि जब आप क्रेब्स साइकिल की बात करते हो, क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल का नाम जो है इसके साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, पहली बात। और इसी का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो इसका सिट्रिक एसिड होता है सर, और तीसरा क्या होता है सर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल क्यों? क्योंकि जितने भी शुरुआत के कंपाउंड बनते हैं आपके, उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, शुरुआत वाले से 6 कार्बन वाले होते हैं, वो 3 कार्बन होते हैं। इसका इन तीनों का मतलब एक है, TCA साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल नहीं सर, ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, इसका तो कोई मतलब नहीं हो सकता। ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल और सिट्रिक, यही सही है सर, ये सेकेंड आंसर। अब देखिए सिट्रिक साइकिल और केल्विन साइकिल नहीं सर, ये गलत। और ट्राई कार्बोक्सिल यूरिया साइकिल नहीं सर, ये लीवर में चलती है सर, ये लीवर में चलती है और निथिन साइकिल के माध्यम से, दैट इज सेकेंड आंसर। लेकिन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का कॉम्प्लेक्स कंटेंट, अभी मैंने बताया है ये कॉम्प्लेक्स जो है सर, ये तो कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, और कॉम्प्लेक्स 4 है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, दैट इज A3, साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और इसमें कितने होते हैं सर, 2 कॉपर सेंटर होता है, ये आपकी बुक में लिखा है। तो कुछ नहीं सर, A3 मिल गया और 2 कॉपर सेंटर, दैट इज फोर्थ आंसर। लेकिन फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, जैसे सपोज अगर आपके पास कोई रूट स्टेम की कटिंग हो, तो जब आप ऑक्सीजन इस पर अप्लाई करेंगे तो पहले रूट फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनिन करेंगे तो रूट शूट फॉर्मेशन होगा, ये होता। हालांकि बनाते दोनों हैं, लेकिन सबसे पहले क्या, रूट इनिशिएशन, साइटोकाइनिन लगाएंगे तो स्टेम शूट इनिशिएशन। तो ये बिल्कुल सही है सर। अब लिखा इथाइलिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, नहीं सर, एपिकल डोमिनेंस कौन प्रमोट करता है, ऑक्सीजन, तो ये तो गलत है। और एक कमाल की बात, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम साइटोकाइनिन, इथाइलिन प्रमोट्स रूट हेयर फॉर्मेशन, सही है। ये और ये नेचुरल ऑक्सीजन है, ये बात याद रखिएगा। और ऐसे ही आपका NAA और 2,4D, ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये बात याद रखिए, सिंथेटिक ऑक्सीजन। और ये एक प्रकार का क्या, विडिसाइड है, और ये किस पे इफेक्ट करता है, डाइकॉट पे। ये किस पे इफेक्ट नहीं करता सर, मोनोकॉट पे, मोनोकॉट पे इफेक्ट नहीं करता। तो हमें ये तो सही दिख गया, सेकंड वाला गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, दैट इज थर्ड आंसर। अगर आपको इतना मालूम था कि एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन की वजह से होता है, तो आप इसका आंसर बिना देखे लगा सकते थे। सेकंड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, थर्ड आंसर। लिखा टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, कुछ नहीं सर, साइट जिबेलिन, ये तो आपको पता ही, आपकी बुक की लाइन है। ये गन्ने की लंबाई बढ़ाता है जिससे शुगर का कंटेंट बढ़ता है, और इससे आपकी गन्ने की पैदावार, मतलब चीनी की यील्ड या समथिंग, जो भी शुगर केन के प्रोडक्ट होते हैं वो बढ़ेंगे ही, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए, जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसके वॉल्यूम का। जैसे नॉर्मल जो आपका इंस्पायर्स होता है तो वह टाइडल वॉल्यूम, और इस टाइडल वॉल्यूम में जो भी अपनी चेतना कॉन्शियस माइंड से हमने एडिशनल किया, जैसे नॉर्मल तो टाइडल वॉल्यूम है, और जितना आपने इंस्पायर किया एक्स्ट्रा, ये इंस्पायर्टी रिजर्व वॉल्यूम, और जितना आपने एक्सपायर किया एक्सपायर्टी रिजर्व वॉल्यूम, और ये जो आपने फोर्सफुली किया वो, और जो नॉर्मल था उनको मिला के कैपेसिटी। तो कुछ नहीं सर, जब आप एक्सपायर्टी कैपेसिटी की बात करोगे तो टाइडल तो रहेगा ही सर, और जो आपने एक्स्ट्रा निकाला रिजर्व वाला वो, और जब आप इंस्पायर्टी कैपेसिटी की बात करोगे सर, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायर्टी रिजर्व वॉल्यूम, ये कुछ नहीं, टोटल लंग में जो होती सारी चीज़ें होती सर। तो TB प्लस ERV, एक्सपायर्टी कैपेसिटी और आपके एक्सपायर्टी कैपेसिटी, और ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये क्या होगा, ये चीज़, दैट इज A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड,
ये क्या गया फर्स्ट आंसर। तो ERV प्लस TB मिला के एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और आपका एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी C थर्ड, और ये आ गया B सेकेंड, फर्स्ट आंसर। अब लिखा विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम, कुछ नहीं, मैंने अभी बताया कि हमें मालूम है कि हम कितना भी फोर्सफुली अपने एयर निकाल दें, कुछ ना कुछ एयर हमारे वॉल्यूम लंग्स में रहता है, जिससे हार्ट जो आपका लंग्स है वो कोलैप्स ना करे। ठीक, जैसे मैं रुक गया, अब जो फोर्सफुली मैंने बाहर निकाला जितना निकाल सकता था, अब जो मेरे अंदर लंग्स में बचा है वही आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, तो क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज फोर्थ आंसर। इसका वॉल्यूम कितना दिया बुक में, 1100 से 1200 ml, फोर्थ आंसर। अब लिखा ऑक्सीजन, कुछ नहीं सर, पार्थिनोकार्पी ये करता है। इथाइलिन प्रमोट सेनेशन लीव्स एंड फ्लावर, ठीक, और जिबेलिन बोल्टिंग, आप जानते हैं बोल्टिंग मतलब क्या होता है, जो रोजेट प्लांट होते हैं फ्लावरिंग से पहले, प्रियर टू फ्लावरिंग, ठीक है, उस पर इफेक्ट करने वाला हार्मोन यही है बोल्टिंग। इंटरनोड के इलांगेशन को बढ़ाना प्रियर टू फ्लावरिंग, ये बोल्टिंग है। ठीक, और सीड जर्मिनेशन आपको पता है ये निगेटिव इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, तो ये FCC एसिड। तो क्या आ गया, A फोर्थ, B फर्स्ट, C सेकेंड, D थर्ड, फर्स्ट आंसर। लिखा इन सम प्लांट, अब देखिए एक प्लांट है, लेट अस सपोज ये प्लांट है, ठीक, इस पे नेचर का इफेक्ट, मतलब एयर का, लाइट का, सॉइल का, ग्रेविटी का, तो कहते हैं कि नेचर के इफेक्ट के कारण एक प्लांट के अंदर जो भी या उसके मार्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं, और उस मार्फोलॉजिकल चेंजेस से हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई इसका फेजेस ऑफ लाइफ बदला है या इसका हैबिटेट बदला, मतलब नेचर का इफेक्ट आने की वजह से मार्फोलॉजिकल चेंजेस हों, तो उसे बोलेंगे आपके प्लास्टिसिटी। अब इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हेट्रोफिली है, क्यों, पत्तियों की अलग अलग बनावट की वजह से, मार्फोलॉजी की वजह से हम प्लास्टिक को डिफाइन कर रहे हैं। और इसके दो तरीके थे, या तो फेज ऑफ लाइफ चेंज हो, दैट इज फेज ऑफ लाइफ, और या तो आपका हैबिटेट चेंज हो, हैबिटेट चेंज। तो हैबिटेट चेंज का जो आपका किताब में दिया है वो आपका बटरकप दिया हुआ है, ठीक है, एक्वेटिक में अलग और आपके टेरेस्ट्रियल में अलग, और फेज ऑफ लाइफ चेंज होने से जो दिया हुआ है वो कॉटन कोरिएंडर लॉक्सपर में, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या पूछा आपसे, फेज ऑफ लाइफ एंड सीन कॉटन कोरिएंडर लॉक्सपर, और बटरकप में जो एक्वेटिक में अलग और टेरेस्ट्रियल में अलग। ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो आपके देखने का ही है भाई, ठीक है। तो बटर कप में किस चीज से, हैबिटेट के चेंज होने से, और इन तीनों में फेज ऑफ लाइफ के चेंज होने से। तो क्या बोलेंगे कि हेट्रोफिली इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इज नॉट एग्जांपल ऑफ हेट्रोफिली, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लास्टिसिटी और भी चीजों से आ सकती है, फर्स्ट आंसर। अब लिखा, आपको पता है कि जब आप एक प्लांट के ग्रोथ को डिफाइन कर रहे थे, प्लांट के ग्रोथ को डिफाइन कर रहे थे, तो आपने देखा था या एक होता लीनियर ग्रोथ, दैट इज LT बराबर L0 प्लस RT, ठीक, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से गया था, और एक ग्राफ आपकी बुक में कुछ ऐसे बना हुआ। तो ये से ये वाला पार्ट जो है यही है लॉग फेज, और यही है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ से आपका स्टडी कंडीशन आ गया था, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में कभी कोई चीज़ एक्सप्लोड नहीं करती है, हर चीज़ कांस्टेंट में रहती है, ध्यान रखिएगा। और इसका इक्वेशन W1 बराबर W0 e की पावर RT, क्योंकि E लगा इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। ये आपका आंसर आ गया W1 e की पावर RT, फर्स्ट आंसर। और ये सिग्माइड करवाता है, गया ग्रोथ इज मेजर्ड, आपको बताया गया था ग्रोथ को मापने के लिए फ्रेश वेट लेंगे, ड्राई वेट लेंगे, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, आल्सो सेल नंबर। लेंथ लेने के लिए आपने क्या बताया सर, पॉलन ट्यूब, ठीक, एरिया बताने के लिए आपने पत्ती का एरिया लेके डिफाइन किया। वॉल्यूम कुछ नहीं, एक सेब आपने देखा, एक आम छोटा था, बड़ा हो गया, पूरा 3 डायमेंशन बढ़ गया, वॉल्यूम है। एक छोटा पेड़ आपने देखा गमले में, कुछ देर बाद देखा वो पेड़ बड़ा हो गया, 3 डायमेंशनली वॉल्यूम। सेल के नंबर आपके वाटरमेलन दिया 17,500 सेल दिया गया है, वो एक डेटा। मतलब इन पैरामीटर से हम को ग्रोथ डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कुछ नहीं, आप खुद ही देखिए कि हम जो बॉडी होती है वो 3D होती है, और 3D में किसी चीज़ का बढ़ना 3 डायमेंशन वॉल्यूम होता है, ठीक। तो लिखा लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, आल्सो नंबर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो ओएट सिडलिंग के कोलियोप्टाइल से आइसोलेट किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था FW वेंट। और कैनरी ग्रास पे काम कर रहे थे फ्रेंचिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन, ये दोनों। अगर इस डार्विन को हम फ्रेंचिस डार्विन मान लें जो कि चार्ल्स डार्विन के सुपुत्र थे, ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, वर्क। लेकिन अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी से कौन कौन से साइंटिस्ट संबंधित हैं, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये बात याद रखिएगा। और स्कूग और मिलर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल
साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस पे काम किया, जो कि आगे चल के साइटोकाइनिन पर काम हुआ था। ठीक है, स्कूगन मिलर। और ई कुरोसावा तो आपको पता ही है, ई कुरोसावा किससे समझते, जिबेरेलिन से भाई, जिन्होंने जिबेला फुजीकोराई पे काम किया था। तो एफ डब्ल्यू वेंट किसने, ओएट सिडलिंग के कोर्टाइल से इसको आइसोलेट किया गया था। और कैंडी ग्रास पे काम किसने किया था, इन दोनों लोगों ने किया था। और जो डिस्कवरी हुई थी वो काहे से हुई भैया, फोटोट्रॉपिज्म। जिन्होंने ये बताया कि इस वाले एपिकल पार्ट में कुछ ऐसा केमिकल बन रहा है जो लाइट के लॉन्ग इसे मोड़ रहा है। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन जो होता है ग्रोथ प्रोमोटरी होता है, तो पीछे की तरफ से ही ऑक्सीजन नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। मतलब लाइट शेडेड एरिया से, लाइट तो इधर से आ रही है, तो जब इधर ग्रोथ बढ़ेगा ज़्यादा तो ये झुक जाएगा इस तरफ, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, सेकेंड आंसर। कुछ नहीं, अभी मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फेज का ही दूसरा नाम लॉग फेज है। और ये स्टेशनरी, ये कहाँ का सिग्मोइड कर्व है, याद रखना। और ये टिपिकल ग्रोथ कर्व है, टिपिकल ग्रोथ कर्व है, ये टिपिकल ग्रोथ कर्व है। तो रिपेंट सिग्मोइड ग्रोथ, और रिपेंट लीनियर नहीं है भाई। और W1 बराबर W, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, W0 e की पावर RT है। फर्स्ट आंसर। तो लिखा फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज। आपको मालूम था कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप कहते हो सर एटलीस्ट कम से कम एक मेल गैमेट होना चाहिए और एक फीमेल गैमेट, जिससे आपका फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो क्या बन जाए, जाइगोट बन जाए। अब गैमेट कितने प्रकार से, उसके हिसाब से आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमा डिफाइन किया गया है। ये कहा गया है कि मान लीजिए एक गैमेट ये है, ठीक है। ये कहा गया है कि सपोज ये गैमेट है, मान लीजिए मैंने मोटाइल ही बना दिया, ठीक। इन दोनों की मार्फोलॉजी सेम है, सेम मार्फोलॉजी के हैं, एक को एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, ठीक। तो ये क्या हो गया, आइसोगैमस। और एक आपका मान लीजिए मेल गैमेट ऐसे है और फीमेल गैमेट ऐसे है, ये हो गया एन आइसोगैमस। डिसिमिलर साइप एंड शेप, साइज एंड शेप अलग हो जाए एनाइसोगैमस। लेकिन जो ओगैमस है इसकी कंडीशन अलग है, ये एनाइसोगैमस का ही मतलब एडवांस रूप कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा और यहाँ किसी प्लांट या किसी जगह पर जहाँ पर भी फीमेल गैमेट वो स्टैटिक कंडीशन में होगी, और मेल चल के जाएगा, ये छोटा होगा, स्मॉल होगा, संख्या ज़्यादा होगी और इसकी संख्या कम होगी, ठीक है। और ये बड़ी होगी साइज में, तो ये कंडीशन होती है ओगैमस। और जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें ओगैमस ही होता है, बराबर में टेरिडो में ध्यान रखिएगा। तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, क्या हो गया, ओगैमस। सही है भाई। और कहते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के, बिल्कुल एलगी सही होता है। फोर्थ आंसर, ठीक है। तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट दोनों सही है, फोर्थ आंसर। लिखा है कि अब देखिए, कहते हैं इवोल्यूशनरी का मतलब ये होता है कि कोई चीज डेवलप हो लगातार। आपको मालूम है कि जो आपका वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम फ्लोएम। तो इसमें सबसे पहले बना टेरिडोफाइटा में, और टेरिडो के बाद जिम्नो में मिलेगा, जिम्नो के बाद एंजियोम मिलेगा, ये लगातार मिलता जाएगा। तो टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, मतलब ये पहले पौधे थे जिनमें वेस्कुलर टिश्यू आया, जाइलम फ्लोएम आया। हालांकि सारे कंपोनेंट नहीं आए थे, सीव टिबिलमेंट नहीं था, कंपनी सेल नहीं था, वेसल्स नहीं था। फिर का मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट नहीं सर, स्पोरोफाइट है, ध्यान रखिएगा। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और ये डोमिनेंट है। एक बात और, डोमिनेंट होना, मल्टी सेलुलर होना अलग बात है। क्यों, ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों का दोनों मल्टी सेलुलर है, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंट फेज है वो गेमेटोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है वो पार्सली या टोटली डिपेंड होती है किस पे, गेमेटोफाइट पे। लेकिन आपके टेरिडोफाइटा में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये गलती कभी मत करिएगा कि टेरिडोफाइटा में जो आपका गेमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है लेकिन वो डिपेंड है स्पोरोफाइट, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों मल्टी सेलुलर है, लेकिन डोमिनेंट स्टेज और मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। तो भाई ये तो गलत हो गया। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट फील, नहीं सर, इंडिपेंडेंट नहीं होता। डू नॉट इंडिपेंडेंट फील एग्जिस्टेंस। और फिर लिखा इन कोनिफर नीडल लाइक लीफ सरफेस एरिया। आप अपने से जानते हैं कि जो
जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, पानी वैसे ही बहुत कम है, तो वो चाहेंगे कि ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस कम हो। एक पत्ती है कुछ इस प्रकार से पूरी फैली हुई, जिसपे स्टोमेटा जगह जगह है, और इसी को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, तो जाहिर सी बात सरफेस एरिया कम हो गया, तो स्टोमेटा का संख्या कम हो गई। तो ये बिल्कुल सही है, सरफेस एरिया घटाती है। तो हमें पहला सही दिख रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। इसमें दोनों बताना था कि कौन कौन सही है। तो फर्स्ट फोर्थ करेक्ट है और ये आपका सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, थर्ड आंसर। अब देखिए आपको ये बताया गया था फाइलोटैक्सी। सर फाइलोटैक्सी क्या, मैं कहूँ ये स्टेम ब्रांच है और इस पे पत्तियां किस प्रकार से लगेंगी, इस व्यवस्था का नाम फाइलोटैक्सी। अब ये देखते हैं कितने प्रकार के हैं। आपको मालूम है कि नोड इंटर नोड स्टेम पे पाए जाते हैं, और नोड से ही कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है, पत्तियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, कुछ नई शाखाएं निकल जाती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। मैं कह रहा हूँ ये स्टेम ब्रांच है, और ये रहा नोड, ये भी रहा नोड, ये रहा नोड। अगर एक नोड से एक पत्ती निकले इस प्रकार से, तो देखिए ये व्यवस्था कैसी बन रही है, अल्टरनेट, ठीक। और अगर एक नोड से पेयर ऑफ लीफ निकल जाए, तो ध्यान से देखिए ये व्यवस्था कैसी बन रही है, अपोजिट। ये बात समझ में आएगी। ऑल्टरनेट का एग्जांपल आप खुद ही देखते, मटर देख सकते हैं, मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, टोमेटो है, पोटैटो, ये सब अल्टरनेट ही है, सनफ्लावर है। और जो अपोजिट की व्यवस्था आपने कहाँ पढ़ा था, अमरूद में, गुआवा में और कैलोट्रॉपिस में, दो एग्जांपल दिए बुक में। अब एक व्यवस्था क्या हो गई सर कि एक ही नोट से एक से ज्यादा पत्तियां निकल जाए ऐसे, इस प्रकार से। तो देखिए ये कैसी व्यवस्था बन गई, ये हो गई रोल्ड, मतलब चक्करदार। और इसका एग्जांपल दिया क्या चाहिए, एल्स्टोनिया। देखिए एक ही नोट से कई सारी पत्तियां निकल रही हैं, तो भैया पहला वाला तो होल है, ठीक है, इसका एग्जांपल एल्साटोनिया है, ये भी ठीक है। दूसरा वाला अल्टरनेट है, ये भी सही है, इसका एग्जांपल मस्टर्ड है। फर्स्ट आंसर समझ गए आप लोग। तो एक नोट से एक पेयर पत्ती अपोजिट, एक नोट से एक पत्ती अल्टरनेट, एक नोट से कई सारी पत्तियां निकले तो क्या होल्ड बोलेंगे। तो होल्ड का एग्जांपल अल्साटोनिया, अल्टरनेट, मस्टर्ड, फर्स्ट आंसर। ये रोल तो ठीक है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, गलत है भाई, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको बताया जाता है एक फॉर्मूला MS²C, ये होता है मोनोकॉट स्टेम। क्या होता है ये, मोनोकॉट स्टेम। इसका और इसका होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहीं का बना, ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। आपने खुद ही देखा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, सेंटर वाले बड़े हैं और जैसे जैसे आप पेरीफेरी की तरफ बढ़ते हो ये छोटा होता जाता है वेस्कुलर बंडल, ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, ठीक। और ये आपको पता है कि कैम्बियम एब्सेंट है, तो क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक। तो लिखा मोनोकॉट स्टेम, ये सही है भाई, थर्ड सेकंड आंसर। तो हाइपोडर्मिस कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या हो गया, मोनोकॉट स्टेम। और डाइकॉट में कैसा होगा, कोलेनकाइमा, ठीक, सेकंड आंसर। लिखा एंडो, आपको बताया गया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम के होने और ना होने की वजह से दो प्रकार का है। अगर ये है तो बोलेंगे रफ ER, और ये नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों काम अलग था, ये प्रोटीन बनाता था, ये आपको स्टेरॉइड बनाता था, लिपिड सिंथेसिस। अगर प्रोटीन बना रहा है तो सिक्रीट भी करेगा, तो क्या बोलेंगे रफ ER। और फ्रिक्वेंटली ऑफ सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें कुछ ऑर्गेनल दिए जा रहे हैं, यहाँ मेम्ब्रेन है और यहाँ पे उसका नाम क्या है और या तो कैरेक्टर है, दोनों में से एक चीज। तो देखिए वैक्यूल, आपको पता वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन का नेम तो ठीक है, लेकिन डबल नहीं सर, सिंगल है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर इनर। तो जो आउटर वाला है ये मोर परमिएबल है, ठीक है, आउटर मोर परमिएबल इन कंपेयर टू इनर, तो इनर मोर पर, ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये सपोज ये है और ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, और इसी को आप क्या बोलते हो, क्रिस्टी। तो ये तो ठीक है सर। अब देखिए सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल और राइबोसोम, इनमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। हालांकि ये सेल डिवीजन में हेल्प कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो हमें सिर्फ एक ही सही दिख रहा है, C। तो कितने पूछे गए, दैट इज 1, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये डायग्राम आपको किसका दिख रहा है सर,
यूरेसिल का दिख रहा है। क्यों? 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन, चूंकि ये सब्स्टिट्यूटेड, ये सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पिरिमिडीन है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है ये, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पिरिमिडीन है। आपको पता है यूरेसिल कहाँ होता है? आरएनए में। तो डीएनए वाले ऑप्शन तो पहले ही गए, काम खत्म। अब इट इज ए न्यूक्लियोसाइड, नहीं सर, न्यूक्लियोसाइड तब होगा जब इसके इस पहले कार्बन ये वाला जुड़ेगा किससे? किसी राइबोस शुगर से, ठीक। तो ये तो पहले गया, बचा अपने आप आंसर, इट इज नाइट्रोजन फेस 20 आरएनए, दैट इज थर्ड आंसर। बिल्कुल सिंपल, यही आपको डायग्राम फिर दिख गया सर, ये तो यूरेसिल है। अब देखिए ये आपका राइबोस शुगर है, और आपको बताया गया था कि राइबोस शुगर एक प्रकार का पेंटोस शुगर होता, मतलब ये 5 कार्बन वाला, कुछ नहीं। देखिए सर 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये आपके न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, ये आरएनए में पाया जाता है। अब अगर इसके 2' पोजीशन से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। कहाँ मिलेगा? ये डीएनए में, ठीक। तो अब देखिए पहला वाला तो राइबोज है ये, ठीक, और बी वाला क्या? यूरेसिल, सही है। पहला वाला फ्रक्टोज नहीं है, राइबोज है, राइबोज है। दूसरा वाला थायमिन नहीं, थायमिन तब होगा जब उसकी 5' पोजीशन पे हम मिथाइल लगाएंगे तब, ठीक है। तो इसका आंसर पहला राइबोज एंड यूरेसिल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, आपको मालूम था कि जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, उसके 2 मेन पार्ट थे, एक था PS2 और PS1। इसका पीक था 680 nm, इसका 700 nm, ठीक। यहाँ पे पहली रिएक्शन क्या होती थी? वाटर का ब्रेकडाउन, जिससे 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होकर बाहर चली जाती थी। तो इसी को आप बोलते हो फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिस्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और डार्क रिएक्शन तो सर ये डार्क रिएक्शन एक अलग रिएक्शन ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होगा ही, कहते नहीं, ठीक। और फोटोट्रॉपिज्म मैंने नहीं बताया, लाइट के लॉन्ग मूवमेंट, ठीक। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और इनके लिए मिनरल क्या चाहिए? मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन चाहिए, दैट इज सेकेंड आंसर। बात को समझिए। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से हमारा खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी मनीष और शैलेंद्र सर ने बहुत ही बढ़िया पेपर एक्सप्लेन किया। जैसे सब समय बदलेगा, दिवाली का समय है, ठीक है, और घर जाइए। मानता हूँ कि बहुत बच्चे घर जाएंगे, लेकिन घर जाइए त्यौहार को त्यौहार की तरह ही मनाएं, ये सोच के मनाएं कि हाँ भाई हमारा नीट का एग्ज़ाम भी लगा है, क्योंकि असली फेस्टिवल वही है। बात को ये त्यौहार को त्यौहार की तरह ही मनाएं, समय जाने किताबें लेके जाएं, जरूर पढ़ें घर पर। एक दिन केवल अपना दिवाली मनाइए, बाकी के दिन मन लगा के पढ़िए, अपने आने वाले 4th कमिंग टेस्ट की तैयारी करें। और एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है आपकी ज़िंदगी में कि सर वो खाना खाना है, आराम करना है, ठीक है, तो आराम हराम है। खाने को केवल ज़िंदगी में अभी तैयारी पीरियड में उतनी अहमियत दीजिए जितने से आपका पेट भर जाए, आपका मन, आपका जीव, आपकी सोच भरे, तो उसके लिए फिर आपकी कंपटीशन की तैयारी नहीं हो पाएगी बच्चों। और सबसे बड़ी चीज़, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, ये सब लगा रहेगा। बात को समझिए, आपको बुखार हो गया, आपको तकलीफ हो गई, आपको किसी चीज़ की परेशानी हो गई, आप थोड़े बीमार पड़ गए, ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहेंगी। आपको पेन होगा, आपको तकलीफ़ें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इन पेन में, इन तकलीफ़ों में, इस बीमारी के अगर आप अपने सर पे रखेंगे, अरे यार मैं बीमार पड़ गया, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो ये चीज़ें आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। ये ज़िंदगी में लेट्स गो की तरह आएंगी, कुछ समय के बाद फिर चली जाएंगी, लेकिन इसके लिए आप सफलता और अपने काम की कंसिस्टेंसी को, लगातार जो आपका काम करने का रवैया है या काम करने का तरीका है, उसे आप बिल्कुल ना रोकें। क्यों? क्योंकि पेन कुछ देर के बाद चला जाएगा, बीमारी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके चक्कर में सफलता आपका इंतजार नहीं करेगी। बस सक्सेस आपका किसी का इंतजार नहीं करता, और मौका बिल्कुल इंतजार नहीं करता, अवसर इंतजार नहीं करता है। बात को सफलता इंतजार नहीं करती, अवसर इंतजार नहीं करता। इसलिए पेन, तकलीफ़ें, थोड़ी बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आएंगे, वो केवल कुछ ही पल के लिए आते हैं। बात को समझिए, तो वो चले जाएंगे एक समय के बाद, लेकिन सफलता और ये चीज़ें इंतजार नहीं करेंगी। और ऐसे भी जो चीज़ आपका इंतजार नहीं करेगी, जिस चीज़ को आप दोबारा पा नहीं पाओगे, तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बात को समझिए। इसलिए बुखार होता रहे कोई बात नहीं, तकलीफ होता रहे कोई बात नहीं, पेन आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, आता जाता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे जैसे अब दिवाली के बाद आप लोग लौटेंगे तो कई चीज़ें दिमाग पर हावी होंगी, कोर्स कब ख़त्म होगा, अरे यार नीट का एग्ज़ाम है, किसी भी चीज़ को दिमाग पर बिल्कुल हावी मत होने दें। बात को समझिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।